नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव शर्मा सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आशीष जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके डिपार्टमेंट को और वेकोली परिवार को। सर, कोयला उद्योग में अपने करियर के शुरुआत के बारे में हमें बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि बीते सालों में उद्योग में आपने किन प्रमुख परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। 1966 में जब मैं काम चालू किया कोयला क्षेत्र में, माइंस बहुत मैनुअली चलती थी, बहुत कम मैकेनाइजेशन था। उस समय तो ये भी था कि जो कोयले का ब्लास्टिंग होता था फ्यूज फायरिंग से भी होता था। बाद में हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक डिटोनेटर चालू किया, लेकिन फिर भी कैसा है कि हम लोग जिस समय में कोयला 32-33 रुपया पर टन चलता, सी ग्रेड का कोयला, हम लोग का ऐसा परासिया में था कि 3 से 5 रुपये तक पर टन हम लोग प्रॉफिट भी देते रहे। और उस समय ये भी था कि सरकार को कोयला बढ़ाने का है तो नई नई माइन चालू करने का था। और हम लोगों का तो ऐसा था कि जब ये कंपनी बनी CMAL, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, और WCL उसमें वेस्टर्न डिवीज़न के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या है, वेस्टर्न डिवीज़न से WCL बना। बलराम साहब और DB गुप्ता साहब की गाइडेंस के अंदर काम चलता रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता सब प्रोग्रेस हुआ। प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ा, अंडरग्राउंड प्रोडक्शन भी बढ़ा, ओपन कास्ट भी बढ़ा। और ख़ास तौर पे कोरबा में जो है नई माइंस प्लान किया गया। जैसे पहले तो कोरबा में सिर्फ मानिकपुरी चलती थी, फिर क्या है कि कुसमुंडा के बाद गेवरा के बाद दीपिका, ये सब का प्लानिंग हुआ। मैकेनाइजेशन में दिक्कत ये रहती है कि आदमियों का ट्रेनिंग ज़रूरी है, अच्छी तरह ट्रेंड वर्कर होने चाहिए और मशीनों का मेंटेनेंस होना चाहिए। वो सब चीज़ जो है वो करने में काफ़ी टाइम लगा। पर अभी ऐसा है कि अभी ऐसा सेट हो गया है कि अभी तो WCL का भी माइन जो है, हालांकि WCL अभी पुराने WCL के स्कोप के हिसाब से कुछ भी नहीं है। पहले WCL जो था पाथरखेड़ा से लेके ईब वैली तक था, विश्रामपुर से लेके वर्धा तक था। WCL से एक कंपनी निकली SCCL, उस समय मैं हेडक्वार्टर में था जब SCCL बना। SCCL से बाद में दूसरी कंपनी निकली महानदी कोलफील्ड, जबकि तालचेर और ईब वैली को दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो एक हिसाब से WCL तो जननी है 2 और कंपनियों की। और फिर भी WCL से ये दोनों बड़े एरिया निकल जाने के बावजूद भी ये बड़े हर्ष की बात है कि आज जो है WCL भी 70 मिलियन टन के करीब करता है। और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी लगती है और वर्कर का भी योगदान काफ़ी लगता है। और ये सब तालमेल ठीक से हो तभी जो है काम चल सकता है। और ये अच्छा चल रहा है। और मेरे तो उम्मीद है कि जैसे जब मैंने छोड़ा था तब ये 40 मिलियन टन के करीब करता था। 2004 में मैं नवंबर में रिटायर हुआ। उस समय जो है 40 के करीब चलता था और अभी 70 है, तो बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। सर, कोल इंडिया में आपके कार्यकाल के दौरान कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट्स या उपलब्धियां थी? आज के बदलते हुए परिवेश में आप WCL को किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि मेरे कार्यकाल में जो भी काम हुआ वो मोस्टली अंडरग्राउंड में हुआ और चैलेंज तो बहुत थे। 1972 में क्या था कि परासिया में जब मैं काम कर रहा था चांदा बेटा कोल्ड में, तो एक चैलेंज ये हुआ कि कंपनी में कोयले की डिमांड बढ़ गई थी, तो उसके लिए अपने को एक माइन और खोलने का था। तो चांदा मेटा नंबर 6 इंक्लाइन, जो कि कीचड़ मलबा से भरा था, पानी से भरा था और उसमें रूफ़ का काफ़ी ट्रबल हुआ था, रूफ़ फॉल हो चुके थे, उसको 2-3 महीने के अंदर चालू करना था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 15-16 तारीख जून में ये काम चालू किया। तो मज़ा तब आया जब आके पौदार साहब ने
बहुत शाबाशी दिया, बोला यार हम तो सोच रहे थे कि ये 1 जुलाई तक भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आपने तो 16 जून को ही कर दिया, तो ये बड़ा खुशी की बात है। अच्छा, इसके बाद जो चैलेंजिंग काम हुआ वो परासिया के बाद कोरबा में था। कोरबा में क्या है, माइन छोटी थी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 माइन और ऐड करना था, तो मैंने 2 माइन जो है 6 और 7 और 8 और 9 2 माइन खुलवाई वहाँ पे, और वहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग किया, और CHP और वाइंडर का काम चल रहा था जबकि मेरा ट्रांसफ़र बिलासपुर हेडक्वार्टर में हुआ। तो ये काफ़ी मुश्किल काम थे, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ काम और टाइम पे सारे काम हुए, तो इसके लिए काफ़ी संतुष्टि रही है। WCL एक ग्रोइंग कंपनी है। WCL के एरिया जो है, मैं तो 1968 से काम करता था। 1968 से लेके मैंने जो 75 तक देखा, जब पहला मेरा यहाँ था परासिया में काम, और उसके बाद में जो देखा WCL के इस साइड के वर्कर जो है काफ़ी अच्छे रहे। और WCL में पहले तो अंडरग्राउंड का ही काम होता था, अभी क्या है कि ड्रिलिंग करके कुछ अच्छे ओपन कास्ट प्रोजेक्ट भी खुल गए हैं, और ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर ये अंडरग्राउंड माइन में कुछ सुधार करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो अपने को ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए अभी से तैयारी चालू हो सकती है। सर, आपके समय में उद्योग के उत्थान के लिए किस तरह की चुनौतियां थी? आज के समय में उद्योग के उत्थान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे टाइम में उद्योग में काफ़ी मुश्किलें थी, मैकेनाइजेशन नहीं था, और जब नई माइन चालू करनी होती थी तो लैंड एक्विजिशन वगैरह जो है उसका प्रॉब्लम भी काफ़ी होता था। लेकिन अच्छे लीडरशिप से ये काम काफ़ी हद तक सेटल हुए। पर अभी के जो परिप्रेक्ष्य अगर हम देखेंगे, WCL ने तो प्लांटेशन वगैरह करके काफ़ी अच्छा काम किया है, और डीप माइंस में जाना होगा, और वर्कर जो है उनकी ट्रेनिंग और वर्कर्स की लीडरशिप, अगर अच्छा वर्कर बन जाता है, अगर आप उस बड़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दें और उसको समझा दें कि क्या कर सकते हैं, तो वो माइनिंग जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तभी अच्छी तरह बढ़ सकती है जब कि एक टीम स्पिरिट से अच्छी तरह काम किया जाए। और इस समय में अपने को काफ़ी अच्छा भी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी मिल जाती है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव की है। पुराने ज़माने में तो कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होती थी। मैंने जब कोरबा में काम किया तो मेरी माइन जो है राजकुमार इसाबेरिया, वो कोरबा टाउन से 17 किलोमीटर दूर थी, और उसमें कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई बस सर्विस नहीं होती थी। वो सब दिक्कतें आजकल नहीं है। आजकल कम्युनिकेशन अच्छा हो गया सब जगह, इसका एक फ़ायदा है। लेकिन साथ ही साथ जो चैलेंज है, जितना जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना उतना अपने को और टेक्नोलॉजी अच्छी तरह इंडक्शन करना पड़ेगा। हो सकता है अभी डंपर की बजाय कभी आपको लॉन्ग हॉल में कन्वेयर द्वारा लगाने पड़ जाए, और साथ में जो एनवायरनमेंट के लिए जो है उसमें कुछ सुधार करने के लिए काम लगेगा। और फ्यूचर के लिए अपने को अगर अभी से हम लोग वर्कर को टेक्निकल ट्रेनिंग अच्छी तरह दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तो सर, आपके जीवन का कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण क्षण हमें बताइए जिसे आपने सफलतापूर्वक पार किया और उसे आज भी आप याद करते हो। माइनिंग में तो हमेशा ही चैलेंज रहते हैं। प्रतिदिन जब आप ख़ास तौर पे अंडरग्राउंड माइन में नीचे जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि हम वापस ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए क्या है कि किसी भी अंडरग्राउंड माइन में अगर आप देखेंगे तो मोहाड़े पे जो है एंट्रेंस पे आपको काली माता की, काली देवी की मूर्ति मिलेगी। कोई भी वर्कर हो, अंदर जाने के पहले बाकायदा माथा टेक के सिर नवा के देवी का आशीर्वाद लेके फिर जाते थे। अच्छा, अब ये ऐसा है कि आर्मी में तो क्या होता है कि जब लड़ाई होती है तब अपन बोलते हैं कि फ्रंट खुल गया।
अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है कि अपने को नेचर के बारे नहीं पता कि यहाँ से 5 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर नीचे क्या है। हालांकि ड्रिलिंग हम करते हैं लेकिन फिर भी पूरा चीज़ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको मूविंग फ्रंट बोला जाता है। तो इसलिए किसी भी माइन वर्कर के लिए अंडरग्राउंड माइन तो रोज़ ही लड़ाई का जगह है। एक दिन क्या हुआ था कि मैं ऊपर में ब्लड डोनेशन करके बैठा ही था, तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं नीचे चला जाऊँ, देखूँ माइन कैसे चल रही है। और सोमवार का दिन था और संडे को रूफ फॉल हुआ था, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं चला गया नीचे। जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि जो ऑफिसर है वो वर्कर को लेके बैठा है, किसके नीचे, एक ऊपर से रूफ खुली हुई है और किसी भी समय जो है वो गिर सकती है। तो मेरे तो एकदम ऐसा सांस रुक गई कि अब मैं क्या करूं। अभी मेरे देखते देखते ये 7-8 लोग जो है दब जाएंगे और मेरा तो कैरियर पूरा ख़त्म हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन लोगों से बातचीत करके बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। तो नीचे उतारने के बाद जब उसको समझाया तो पहले तो बोलने लगा कि नहीं सब कुछ नहीं होता। जब मैंने एक वर्कर को बोला तो लगा इसमें सब बल, तो पूरा करीब 2-2.5 टन का पूरा बड़ा स्लैब जब गिरा तब सब जो है शक पका के बोले हाँ ये तो बच गए हम लोग। और वो सीन कभी भी याद आता है। दूसरा चैलेंजिंग मोमेंट माइंड में क्या रहता है कि लीडरशिप करने का। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि मतलब माइंड जो है हमारा सब एरिया सबसे नीचे रहता था जहाँ स्पोर्ट्स का था। तो मैंने मीटिंग किया, लोगों से बातचीत की, भाई देखो नीचे तो खदान की हालत बड़ी ख़राब रहती है, कभी भी कुछ भी होता है तो कम से कम ऊपर तो हम कर सकते हैं। तो वर्कर वहाँ आदिवासी लोग थे, बहुत अच्छे थे। तो बोले हाँ साहब बताइए क्या कर सकते हैं। हमने बोला अगली बार जो है हमको नीचे नहीं देखना अपना कि हमारा जो सब एरिया है ये नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा कि थोड़ी सी फैसिलिटी क्रिएट करने के बाद वर्कर खुद ही वहाँ पे आके प्रैक्टिस करने लगे। और अगली बार जब एरिया स्पोर्ट्स हुए तो हमारा एरिया जो है सब एरिया वो नंबर 1 पे था। तो ये एक ऐसी अचीवमेंट थी, मतलब एकदम लास्ट से लेके फर्स्ट में आना और भी वर्कर को ऐसा कमांड करना कि वर्कर जो है जो पहले बेचारे सोचते थे कि हम किसी लायक नहीं हैं, तो वो बड़े खुश हुआ, बड़ा अच्छा वो रिज़ल्ट निकला। सर, तकनीक ने कोयला उद्योग को बेहतर और सुरक्षित बनाया है, इस कथन पर आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी के बाद प्रोडक्शन में, प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ और इम्प्रूवमेंट हमेशा होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमको जो है और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस वर्कर को आप टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करते हैं, चाहे खदान के अंदर की मशीन हो, चाहे ऊपर की मशीन हो, चाहे वो ड्रैग लाइन चलाता है, चाहे शावल चलाता है, अगर उसको आपने अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया है तो वो टेक्नोलॉजी से तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा ही होगा। और टेक्नोलॉजी से क्या है, सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट होती है। और क्योंकि आप प्लानिंग करके करते हैं, अच्छा तरह काम करते हैं, बशर्ते कि आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ ठीक से करेंगे। तो जो सही टेक्नोलॉजी है वही लगाई जाए तब तो ठीक है। अगर सही टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जाएगी तो फिर मुश्किल आती है। तो सर, कोयला उद्योग की युवा पीढ़ी को आप कौन से नैतिक और व्यावसायिक मूल्य अपनाने की सलाह देंगे? कोई भी युवा पीढ़ी जो होती है वो समाज से अछूती नहीं है। समाज में जिस तरह काम चलता है उसको वो अपना, आजकल क्या हो गया है कि एक दूसरे के साथ संबंध भी ठीक नहीं रहे, इसीलिए वर्कर्स का भी आपस में कई बार संबंध ठीक। टेक्नोलॉजी काफ़ी हो गई है, लोग अपने में ही मस्त रहते हैं और जिसको फेलोशिप बोलता है वो फेलोशिप नहीं होती है। तो अपने को वर्कर को HR के थ्रू समझाना पड़ेगा बार बार कि भाई ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर देश का दारोमदार है और इंडस्ट्री का दारोमदार आपके ऊपर है।
आप अगर ठीक से काम करेंगे तो इंडस्ट्री चलती रहेगी और आपके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। तो अगर अपन वर्कर्स को एक्टिविटीज़ में इंगेज करके रखेंगे तो वर्कर के लिए, स्टाफ के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। और बीच बीच में उनके साथ मिल के कोर्स करते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी। मैं WCL से बहुत दिन के बाद जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा।